हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 14 मई 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। यह करंट अफेयर क्वेश्चन कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया गया है, जिसमें आप सभी को करंट अफेयर क्वेश्चन साथ में उसकी व्याख्या और ललन टॉप प्रश्न देखने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। यह क्लास हम 20 से 25 मिनट में समाप्त कर देंगे, जिसके अंतर्गत आप सभी को 50+ करंट अफेयर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए हम अपने 14 मई के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, विश्व बैंक की रेसिपी फॉर अ लिवेबल प्लेनेट के अनुसार सर्वाधिक उत्सर्जन वाली कृषि खाद्य प्रणाली वाला देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। इसके बारे में अध्ययन करें तो रेसिपी फॉर अ लिवेबल प्लेनेट रिपोर्ट यह जारी कौन करता है? तो यह रिपोर्ट जारी करता है विश्व बैंक। इस रिपोर्ट में बताया गया है कृषि खाद्य प्रणाली में सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने के मामले में पहला देश है चीन का, दूसरा देश है ब्राज़ील और तीसरा देश है भारत का। ठीक है, तो रेसिपी फॉर अ लिवेबल प्लेनेट रिपोर्ट में किस चीज़ को जारी किया जाता है? तो कृषि खाद्य प्रणाली को जारी किया जाता है और इसमें सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करने के मामले में पहला स्थान है चीन का, दूसरा स्थान है ब्राज़ील का और तीसरा स्थान है भारत का। जैसा कि आप सभी को पता है, इन तीनों कंट्री में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो इसी के आधार पे जो है कृषि खाद्य प्रणाली में सर्वाधिक ग्रीन हाउस उत्सर्जन करने के मामले में पहला स्थान चीन का हो जाता है, दूसरा स्थान ब्राज़ील का और तीसरा स्थान भारत का। किस रिपोर्ट के आधार पे? तो विश्व बैंक की रिपोर्ट रेसिपी फॉर अ लिवेबल प्लेनेट रिपोर्ट के आधार पे। ठीक है, तो रेसिपी फॉर अ लिवेबल रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो यह जारी करता है वर्ल्ड बैंक। अगर बात करें नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य भारत ने कब तक रखा है? तो नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य भारत ने रखा है 2070 तक। अब पढ़ लेते हैं विश्व बैंक और IMF के बारे में। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब होता है? तो यह होता है 1944 में होता है। इसके तहत जो है दो संगठनों की स्थापना होती है, एक तो विश्व बैंक और दूसरा IMF। विश्व बैंक के अगर बात करें वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अजय बंगा हैं। और जबकि अगर बात करें IMF, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो विश्व बैंक और IMF इन दोनों संगठनों का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वाशिंगटन DC में है। कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में इन दोनों संगठनों का मुख्यालय है। इन दोनों संगठनों की स्थापना किस सम्मेलन से होता है? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से होता है, 1944 में होता है। संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो सहयोग काइजिन का आयोजन किया गया है चेन्नई में। और सहयोग काइजिन अभ्यास किसके बीच में होता है? इंडिया और जापान के बीच में आयोजित होता है। नेक्स्ट है हमारा, लैंड एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो यह अभी हाल ही में लैंड एडवेंचर श्रेणी में दिया गया है सविता कंसवाल जी को। और अगर बात करें तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार का मतलब होता है कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किसने फतह किया था? तो माउंट एवरेस्ट को फतह करने में पहले व्यक्ति थे एडमंड हिलेरी और इनके साथ थे तेंजिंग नॉर्गे। तो इन्हीं के सम्मान में, तेंजिंग नॉर्गे के सम्मान में लैंड एडवेंचर श्रेणी में 2022 का पुरस्कार अभी हाल ही में सविता कंसवाल जी को दिया गया है। ये दोनों व्यक्ति एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे माउंट फतेह कब किए थे? माउंट एवरेस्ट को फतह किए थे 29 मई 1953 है, 1953 में। ठीक है, कब फतह किए थे? तो 1953 में फतह किए थे। राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो यह इन्फेंटिनो को दिया गया है। और इन्फेंटिनो साहब किसके अध्यक्ष हैं? तो ये फीफा के अध्यक्ष हैं। अगर बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो UAE सरकार के द्वारा दिया जाता है। भारत के पहले और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क की मान्यता किसे मिली है? तो यह पेंच टाइगर रिजर्व को दिया गया है। अगर बात करें पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बाउंड्री पर स्थित है। ठीक है, तो पेंच कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। और यह एशिया का 5वां और भारत का पहला डार्क स्काई पार्क की मान्यता प्राप्त किया है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में चाड के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो
तो चाड के राष्ट्रपति कौन बने हैं? इदरिस डेविस बने हैं, इदरिस डेबी बने हैं। चाड में जो है कह सकते हैं कि यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, यहाँ पे जो है तानाशाही चलती है। और इदरिस डेबी के पिता की अभी हाल ही में रहस्यमयी मौत हो जाती है और इसके बाद जो है चाड के नए राष्ट्रपति कौन बन जाते हैं? इदरिस डेविस बन जाते हैं। कौन बन जाते हैं? इदरिस डेबी बनते हैं। अगर वहीं बात करें कि चाड जो है किस महाद्वीप में स्थित देश है, तो चाड जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, ये आपका मान लीजिए इस तरह से कुछ अफ्रीका महाद्वीप का मैप होता है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो ये मान लीजिए कुछ अफ्रीका महाद्वीप का देश होता है। तो चाड की लोकेशन बिल्कुल अफ्रीका महाद्वीप के मध्य में पड़ती है। ठीक है, अब अफ्रीका महाद्वीप के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। एटलस पर्वत कहाँ स्थित है? तो अफ्रीका में स्थित है। सहारा मरुस्थल कितने देशों में फैला है? तो 11 देशों में फैला है। सहारा मरुस्थल का दक्षिणी विस्तार, जो मान लीजिए ये सहारा मरुस्थल है, इसका जो दक्षिणी विस्तार है क्या कहलाता है? तो यह साहिल प्रदेश कहलाता है। इसके बाद कांगो नदी बेसिन में जो है कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो पिग्मी जनजाति पाई जाती है। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो बुशमैन जनजाति पाई जाती है। और कालाहारी मरुस्थल अगर बात करें किस देश में स्थित है, तो यह बोत्सवाना में स्थित है। चाड के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इदरिस डेबी बने हैं। कौन बने हैं? ये हैं चाड के नए राष्ट्रपति इदरिस डेबी। नेक्स्ट हमारा है रूस के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में रूस के सेकंड कार्यकाल के लिए चुने गए हैं मिखाइल मिशुस्तिन बने हैं। जबकि रूस के प्राइम मिनिस्टर कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और ये 5वीं बार जो है रूस के राष्ट्रपति बने हैं। इनका कार्यकाल कब तक रहेगा? तो 2030 तक ये रूस के राष्ट्रपति, रूस के पीएम बने रहेंगे। सॉरी, ये पीएम है। ठीक है, तो रूस के पीएम कौन है? मिखाइल मिशुस्तिन है। और रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। ये जो है 2030 तक रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री कौन बने हैं? तो ये जॉन स्विनी है। जैसे सब जगह पे या तो मुख्य कौन होता है? प्रेसिडेंट, या फिर राष्ट्रपति होता है, या प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उसी प्रकार से स्कॉटलैंड के मुख्य कौन है? तो ये प्रथम मंत्री कहलाते हैं। इनका नाम है जॉन स्विनी। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं बैठक कहाँ हुई है? तो हर साल विश्व आर्थिक मंच की 54वीं बैठक होती है दावोस में। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। और विश्व आर्थिक मंच के रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो विश्व आर्थिक मंच रिपोर्ट जारी करता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, यह रिपोर्ट जारी करता है। और इसमें भारत की रैंक है 127। नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीबी में कमी दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। नीति आयोग जो है कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट जारी करता है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे 55 कैनक्री ई का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नया खोजा गया ग्रह है। 55 कैनक्री ई क्या है? तो यह एक नया खोजा गया ग्रह है। इसे जो है जॉनसन भी कहते हैं। यह वायुमंडल वाली चट्टानी ग्रह है। तो वायुमंडल वाली चट्टानी ग्रह है जिसका भी हाल ही में खोजा गया है। किसके द्वारा? जेम्स वेब टेलीस्कोप दूरबीन के द्वारा खोजा गया है। और यह दूरबीन किस देश का है? तो यह यूएसए का है। तो यहाँ पे जो है अगर बात करें 3 पॉइंट आपको याद रखना है। कैनक्री क्या है? तो एक खोजा गया नया ग्रह है। इसे जो है जॉनसन भी कहते हैं। और यह वायुमंडल वाला चट्टानी ग्रह है जिसकी खोज किसने करी है? यूएसए के जेम्स वेब टेलीस्कोप के माध्यम से खोजा गया है। इसका अगर आकार की बात करें तो यह पृथ्वी के द्रव्यमान का, पृथ्वी के आकार से 8.1 गुना अधिक क्षेत्रफल वाला यह ग्रह है। और इसका तापमान कितना है? तो 1725 डिग्री सेल्सियस है। और यह पृथ्वी से कितना दूर है? तो यह पृथ्वी से 41 प्रकाश वर्ष दूर है। अगर बात करें क्षुद्र ग्रह किस ग्रह के बीच में पाए जाते हैं? तो यह मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो यह 16 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ शुरू हुआ है? तो यह उत्तराखंड में शुरू हुआ है। हाल ही में इसरो ने मौसम संबंधी उपग्रह इनसैट 3DS को किससे लॉन्च किया है? तो GSLV F-14 से लॉन्च किया है। चौथा प्रश्न है, हाल ही में भारत की आदिवासी कला परंपराओं को
प्रदर्शित करने वाली स्वदेश नामक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ है? तो भारत की आदिवासी कला परंपराओं को प्रदर्शित करने वाली स्वदेश प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हुई है? तो यह दुबई में आयोजित हुई है। स्वदेश यह प्रदर्शनी है जो कि इसका आयोजन कहाँ किया गया है? दुबई यूएई में किया गया है। और यह स्वदेश आदिवासी कला का एक प्रदर्शनी है जिसके अंतर्गत मजूबा कला जो कि बिहार की है इसको प्रदर्शित किया गया है। मिथिला पेंटिंग ये भी बिहार की है और वर्ली पेंटिंग यह महाराष्ट्र की है। तो इन 3 कलाओं को जो है स्वदेश प्रदर्शनी के माध्यम से दुबई में प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं वर्ली पेंटिंग और जो है कहाँ की है? वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र की है, जबकि मिथिला पेंटिंग बिहार की है। तो ये सभी आपको याद रखना है। तो स्वदेश प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हुई है? दुबई में हुई है। अगर बात करें कि अबू धाबी यह किसकी राजधानी है? तो यह यूएई की राजधानी है। यूएई की राजधानी है और यूएई की करेंसी का क्या नाम है? तो यहाँ की मुद्रा का नाम है दिरहम। और कॉप 2028 जो कि कब हुआ था? तो 2024 में इसका आयोजन हुआ था। कॉप 28 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दुबई में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखें तो 19वें रायसीना डायलॉग में किस देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि बने थे? तो यह ग्रीस के प्रधानमंत्री 9वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि बने थे। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया है? तो 2 व्यक्तियों को दिया गया है। पहले हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी और उनके साथ साथ गुलजार साहब को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो जी शंकर कुरुप जी को दिया गया था। किस भाषा के लिए? तो मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन जिसे CMSCOP14 कहा जाता है, इसका आयोजन उज्बेकिस्तान में किया गया था। BPCL किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? तो कोच्चि एयरपोर्ट पर करने वाला है। 5वां प्रश्न है हाल ही में इसरो ने 3D प्रिंटिंग तकनीकी से निर्मित किस लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है? इसका सही जवाब होगा PS4 को। PS4 का विकास किसने किया है? इसरो ने किया है। अगर बात करें इसरो की स्थापना कब होती है? तो 15 अगस्त 1969 को होता है। कब होता है? 1969 को इसरो की स्थापना होती है। और इसरो के वर्तमान में हेड कौन है? तो S सोमनाथ जी हैं। S सोमनाथ जी वर्तमान में इसरो के हेड हैं। और इनकी आत्मकथा कौन सी है? तो S सोमनाथ जी की आत्मकथा का नाम है शेर जिसने चांदनी पीली। शेर जिसने चांदनी पीली। इसका मतलब है कि जब चंद्रयान 3 जो कि लॉन्च किया गया था अभी इसके बारे में आगे फिर बताने वाला हूँ, थोड़ा सा देखेंगे। यह लॉन्च किया गया था 14 जुलाई को। और यह चांद की सतह पर कब लैंड किया था? तो 23 अगस्त 2023 को चांद की सतह पर चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था, लैंड किया था। तो इसी याद में जो है इनकी आत्मकथा एक निकली थी जिसका नाम है शेर जिसने चांदनी पीली। ठीक है, अगर वही बात करें PS4 का विकास किसने किया? इसरो ने किया था। और इसे अभी हाल ही में कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो महेंद्रगिरी तमिलनाडु से लॉन्च किया गया है। PS4 क्या है? तो यह एक लिक्विड रॉकेट इंजन है। इसका यूज कहाँ पे होगा? तो इसका यूज होगा PSLV के 4th जो स्टेज होते हैं उसमें प्रयोग किया जाएगा। PSLV जो होता है ये रॉकेट है, रॉकेट में कितने स्टेज होती हैं? PSLV वाले रॉकेट में 4 स्टेज होता है, 1 2 3 1 4। तो यहाँ नीचे वाले में होता है ठोस, यहाँ पे लिक्विड, यहाँ पे ठोस, यहाँ पे लिक्विड। तो ये जो लिक्विड रॉकेट इंजन है तो ये 4थे स्टेज पर आयोजित किया जाएगा जिसका क्या नाम है? PS4 जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। कहाँ से? महेंद्रगिरी से। ये आपको याद रखना है। और इसमें जो है किस विधि का प्रयोग किया गया है? तो 3D प्रिंटेड तकनीकी का प्रयोग किया गया है। चांद की सतह पर लैंड करने वाला पहला प्राइवेट लैंडर कौन सा है? तो ओडिसियस है। और कंपनी पूछे तो इंटूएटिव कंपनी है। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? तो 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। लैंड कब किया था? तो चांद के साउथ पोल पर लैंड किया था 23 अगस्त को। इसलिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा? 23 अगस्त को। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर पद पर किसे नियुक्त किया है? तो यह किया है कुलदीप साहब को, जो कि आम आदमी पार्टी से संबंधित हैं। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह नेपाल में हुआ है। और यह किसके साथ होता है? तो शांति प्रयास 4 का आयोजन किया गया है भारत और नेपाल के साथ। 6ठा प्रश्न है हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन हैं?
तो पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बन गए हैं अमन सहरावत जी। इसके बारे में अध्ययन देखें तो अमन सहरावत जी ये पहले भारतीय पुरुष पहलवान बन गए हैं जो कि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। पेरिस ओलंपिक इस बार किस क्रम का है, तो ये है 33वें क्रम का। ठीक है, 33वें क्रम का पेरिस ओलंपिक है। और इसमें जो है पुरुष में पहलवानी में भारत की ओर से क्वालिफाई करने वाले कौन बने हैं, तो अमन सहरावत बने हैं। ठीक है, तो ये क्वालिफाई कर गए हैं। अगर बात करें कि पेरिस ओलंपिक में महिला वर्ग में कौन क्वालिफाई करी हैं पहलवानी में, तो महिला पहलवानी में क्वालिफाई करी हैं विनेश फोगाट, रितिका हुड्डा और अंशु मलिक। और वहीं महिला वेट लिफ्टर में क्वालिफाई करने वाली कौन है, मीरा चानू है। इनका संबंध किस राज्य से है, तो ये असम की हैं। और इसके साथ साथ ये जो है टोक्यो ओलंपिक यानी कि 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। ओलंपिक के बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। ओलंपिक की स्थापना कब होती है, तो 1894 में ओलंपिक की स्थापना होती है। और पहला गेम कब खेला गया था, तो 1896 में खेला गया था। कहाँ पर, एथेंस में खेला गया था। इस बार जो है ओलंपिक का कौन सा क्रम है, तो 33वां क्रम है जिसका आयोजन कहाँ कब किया जाएगा, तो 2024 में पेरिस में किया जाएगा। और 34वां ओलंपिक कब होगा, तो यह होगा 2028 में। और कहाँ होगा, लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। केंद्र सरकार द्वारा नागरिक संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लिए लागू किया गया है, तो बाप के लिए लागू किया गया है, यानी बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए लागू किया गया है। अगर वहीं बात करते हैं नागरिक संशोधन कानून 2019 जो है किस संविधान संशोधन के एक्ट में संशोधन किया गया था, तो 1955 के संविधान संशोधन में संशोधित किया गया था। 96वें क्रम का ऑस्कर अवार्ड किस सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है, तो 96वें क्रम का ऑस्कर अवार्ड किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है, तो ओपेनहाइमर फिल्म को दिया गया है। इसमें जो है हीरो का नाम है किलियन मर्फी, जो कि एक्टर का क्या नाम है, किलियन मर्फी है। और इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, तो क्रिस्टोफर नॉलन है। हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो देवेंद्र झांझड़िया जी को चुना गया है। 7वां प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफ़र के लिए TCPay किसने लॉन्च किया है, तो अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफ़र के लिए TCPay किसने लॉन्च किया है, तो टी से हो जाएगा आपका थॉमस कुक इंडिया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। TCPay लॉन्च किया है, थॉमस कुक इंडिया ने लॉन्च किया है। तो TCPay क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफ़र के लिए TCPay शुरू किया गया है थॉमस कुक इंडिया के द्वारा। इसे जो है शुरू करने का उद्देश्य है, इससे जो है आसानी से आप कुछ ही सेकंड में अपना पेमेंट कर सकते हैं किसी बाहरी कंट्री से। मान लीजिए आप कनाडा में रहते हैं या फिर आप इंग्लैंड में रहते हैं, कहीं से रहते हैं, तो TCPay के माध्यम से जो है अपने जो अकाउंट से पैसे जो है भारत में बड़ी आसानी से भेज सकते हैं। तो इसी के लिए शुरू किया गया है TCPay, किसके द्वारा, थॉमस कुक इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है। इससे जो है भारत में रेमिटेंस भी बढ़ेगा। जैसे कोई व्यक्ति होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई लेबर के रूप में भारत से बाहर जाता है, तो वो जो है बैंक अपने पैसे को वहाँ जो सैलरी पाता है उसको किसी अकाउंट से या फिर किसी साइबर कैफ़े से जाके लगवाने की कोशिश करता है पैसा, कि हमारे जो है घर पे या हमारे देश में लगा दीजिए यहाँ से पैसा। तो उसको थोड़ी सी आसानी करने के लिए TCPay को शुरू किया गया है, ताकि अब जो है व्यक्ति अपने फ़ोन से ही अपने पैसे को ट्रांसफ़र कर सके। ठीक है, तो TCPay किसने लॉन्च किया है, थॉमस कुक इंडिया ने किया है। ठीक है, अगर हम बात करें रेमिटेंस यानी कि प्रेषित धन के मामले में भारत का कौन सा स्थान है, यानी कि विदेशों से जो पैसे भारत में आते हैं, जो हमारे भारतीय भाई जो बाहर रहते हैं, जो भारत में वापस पैसे भेजते हैं, उसे रेमिटेंस कहते हैं। तो रेमिटेंस के मामले में पहला स्थान अगर पूछे विश्व में किसका है, तो अपने भारत का है। दूसरा स्थान किसका है, दूसरा स्थान है मैक्सिको का दूसरा स्थान है। और तीसरा स्थान किसका है, तो तीसरा स्थान है चाइना का। तो रेमिटेंस में पहला स्थान भारत का, दूसरा स्थान मैक्सिको का और तीसरा स्थान चाइना का है। DRDO ने MIRV तकनीकी आधारित किस मिसाइल का पहली बार सफल परीक्षण किया है, तो MRI तकनीकी का मतलब होता है एक साथ मल्टीपल टारगेट को जो है भेद देना। ठीक है, तो किस मिसाइल के माध्यम से, तो अग्नि 5 मिसाइल को जो है MRI तकनीकी से DRDO ने सफल परीक्षण किया है, यानी कि एक मिसाइल से कई टारगेट को एक साथ भेदना, यह जो है MRI तकनीकी कहलाता है। और किस मिशन के तहत, तो दिव्यास्त्र मिशन के तहत मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। नायब सिंह सैनी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो हरियाणा के। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो किशोर मकवाना जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो यह मनाया गया है 11 मई को।
भारत में जो है परमाणु परीक्षण पहली बार कब हुआ था? तो भारत में पहली बार परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 में। कहाँ हुआ था? पोखरण में। और जो परमाणु परीक्षण किया गया था उस परमाणु परीक्षण का नाम क्या रखा गया था? तो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा नाम रखा गया था। इस टाइम जो है हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर कौन थी? तो इंदिरा गांधी जी थी। कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर थी। जब सेकेंड बार जो है परमाणु परीक्षण किया गया था 1998 में, जो दूसरी बार किया गया था, इसका भी आयोजन मतलब परीक्षण कहाँ किया गया था? पोखरण राजस्थान में किया गया था। और इस बार जो है इस परमाणु परीक्षण का नाम रखा गया था ऑपरेशन शक्ति। तो पहली बार जो परमाणु परीक्षण हुआ था उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा और दूसरी बार ऑपरेशन शक्ति रखा गया था। और इस टाइम जो हमारे देश के पीएम कौन थे? तो हमारे देश के पीएम थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सॉरी अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और पहली बार कौन थे? तो इंदिरा जी थी। दूसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी थे। और इनके साथ जो है अटल बिहारी वाजपेयी के साथ जो है महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन थे? तो आपको बताना है, मैं ही बता देता हूँ, APJ अब्दुल कलाम सर थे। ठीक है, तो दूसरी बार परमाणु परीक्षण हुआ था 1998 में और जो है इसका नाम रखा गया था ऑपरेशन शक्ति। एक तो हुआ था 11 मई को और दूसरा हुआ था 13 मई को। तो यही जो है 11 मई को जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस तभी से मनाया जाने लगा। ठीक है, तो कब से मनाया जाने लगा है? 1999 से पहली बार जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की शुरुआत की गई थी और हर साल 11 मई को मनाया जाता है। इस बार जो है 2024 में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की थीम रखी गई है सतत भविष्य के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी, इसकी थीम रखी गई है। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 11 मई 2024 को यह सेलिब्रेट किया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह का मुख्य अतिथि चुना गया है? तो मॉरिशस का। पीएम मोदी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहाँ किया है? तो साबरमती के अहमदाबाद में किया है। भारत का पहला फ्यूचर लैब्स केंद्र कहाँ का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो तिरुवनंतपुरम केरल में किया गया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विकास सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। इसमें भारत की रैंक है 134। 9वां प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले जेम्स एंडरसन का संबंध किससे है? तो जेम्स एंडरसन हैं इंग्लैंड के फास्ट बॉलर। जेम्स एंडरसन ये जो है इंग्लैंड के फास्ट बॉलर हैं। इन्होंने भी हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है। इन्होंने जो है टेस्ट, अगर बात करें कि क्रिकेट कैरियर में 700 विकेट ले लिया है और विश्व के एकमात्र तेज गेंदबाज बन गए हैं। कौन? जेम्स एंडरसन। और इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा भी कर दी है। ठीक है, तो संन्यास की घोषणा किसने करी है? जेम्स एंडरसन। और इनका संबंध है इंग्लैंड से और इन्होंने 700 विकेट ले लिया है फास्ट बॉलर के रूप में। वर्ष 2024 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? तो मोहम्मद सलेम को किया गया है। सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूरपुरम 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो केरल में हुआ है। और किस मंदिर में? तो सबरीमाला मंदिर में आयोजित किया गया है त्रिशूरपुरम। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित होने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन है? तो यह एताना बोनामाटी और यह फुटबॉल की हैं। ठीक है, तो अगर वही बात करें पुरुषों में किसे दिया गया है? तो पुरुषों में दिया गया है नोवाक जोकोविच को, जो कि टेनिस के एक प्लेयर हैं। हाल ही में BSNL ने पूरे भारत में 4G सेवाएं कब प्रारंभ करने की घोषणा करी है? तो BSNL ने पूरे भारत में 4G सेवाएं कब प्रारंभ करने की घोषणा करी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अगस्त में। BSNL ने अगस्त 2024 में पूरे भारत में 4G सेवाएं उपलब्ध कराने की घोषणा करी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब जो है 4G ये लॉन्च कर रहे हैं, इस पर ज़्यादा लोग डिपेंड ना होकर अब जो आगे बढ़ रहे हैं 5G के लिए। तो डायरेक्ट जो है 5G लॉन्च करना चाहिए था, लेकिन जो है BSNL के पास हो सकता है सरकारी कंपनी है, इस पर बजट ज़्यादा ना हो, तो इसलिए जो है यह सबसे पहले 4G को लॉन्च करेगा। कब करेगा? तो अगस्त 2024 में करने वाला है। अगर वही बात करें स्वर्ण उद्गार के कारण चर्चा में रहा माउंट इरेबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो माउंट इरेबस ज्वालामुखी यह अंटार्कटिका में है। वर्ष 2024 में G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कहाँ आयोजित हुई है? तो यह इटली में हुई है। भारत और रूस की कंपनियों को किस देश में स्थित मटाला हवाई अड्डे का संयुक्त प्रबंधन प्राप्त हुआ है? तो मटाला हवाई अड्डा कहाँ है? तो यह है श्रीलंका में। और इस हवाई अड्डे का संयुक्त प्रबंधन किसे मिला है? तो रूस को और भारत को मिला है। किस भारतीय
पर्यावरणविद को गोल्ड मैन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो आलोक शुक्ला जी को चुना गया है। द विनर्स माइंडसेट पुस्तक किसकी है? तो यह शेन वाटसन की है। और यह कहाँ के बॉलर हैं? तो यह ऑस्ट्रेलिया के बॉलर हैं। आखिरी पॉइंट हमारा है, नागालैंड आपदा संचार के लिए एमेच्योर रेडियो इंडिया पर मॉक ड्रिल आयोजित करने वाला बना पहला राज्य। तो राजस्थान, नागालैंड जो है आपदा संचार के लिए एमेच्योर रेडियो इंडिया पर मॉक ड्रिल आयोजित करने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने 10 करंट अफेयर क्वेश्चन साथ में उसकी व्याख्या और ललन टॉप प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।